इस पूरे मामले में कुछ भी खुलकर कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है जो आम पक जाता है वो तो खुद ब खुद टूट जाता है, लेकिन यहाँ का आम अभी थोड़ा कच्चा दिखाई दे रहा है। अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एनसीपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र वर्मा जी। नरेंद्र वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभी तो शिवसैनिक अपनी ताकत दिखाने के लिए शिवसेना भवन के सामने जा चुके हैं, लेकिन संकट में लग रही है आप लोगों की सरकार। कैसे बुलाएंगे विधायकों को, क्या करेंगे आगे, क्या है आप लोगों की स्ट्रैटेजी, वो भी तब जब अब खुद एनसीपी चीफ शरद पवार मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं? चित्रा जी, आप देखिए, जब से महाविकास आघाड़ी की ये सरकार अस्तित्व में आई है 2.5 साल पहले, तब से बीजेपी के लोगों की ये समय समय पर कोशिश रही है और एक ऐसा संदेश वो समय समय पर देते आए हैं कि ये सरकार अब गिरेगी, ये सरकार अब गिरेगी। ऐसा होते होते 2.5 साल उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी में कोरोना के काल में बुरे वक्त में इस सरकार को अच्छी तरह से चलाया। अब 2 चुनाव हुए हैं पिछले 20 दिनों में। हाँ। पहला चुनाव हुआ है 10 तारीख को, द्विवार्षिक राज्यसभा का चुनाव, और कल संपन्न हुआ द्विवार्षिक विधान परिषद का चुनाव। ठीक है। अभी यहां पर आप देखिए कि इनका 5वां उम्मीदवार कल जीत कर आता है और उसको 20 से 21 मत यानी कि वोट्स उनको ज्यादा मिलते हैं। आप देखिए, जीते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हमने हार कबूल की है, हम आत्म परीक्षण कर रहे हैं, हम भी, कांग्रेस भी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है, लेकिन ये इतने मत उनके पास आए कैसे? क्रॉस वोटिंग तो आपके विधायक कर रहे हैं, बीजेपी तो कोशिश करेगी ही, और आज तो शरद पवार साहब ने भी कहा कि क्रॉस वोटिंग तो हम भी कराते रहे हैं, नहीं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो उनकी केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, किनको किनको फोन करना, उन्हें डराना। बोलिए आप कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां डराने का काम कर रही हैं और आपके विधायक डर के फिर गुजरात चले जा रहे हैं। नरेंद्र वर्मा जी, आवाज मिल रही है? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक झा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, जी अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बोले। तो डर की वजह से केंद्रीय एजेंसियां विधायकों को परेशान कर रही हैं, तो विधायक डर गए और एकमुश्त होकर गुजरात चले गए। नहीं, वो देखिए, ये चिंता का विषय है चित्रा जी, ये महाविकास आघाड़ी के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय पवार साहब दिल्ली से शाम को मुंबई पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति के चुनाव को उम्मीदवार को लेकर उन्होंने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी बीजेपी को छोड़कर, और अब वो यहां आकर इसकी समीक्षा होगी। इस पे हमारे पक्ष श्रेष्ठियों की नजर हमने बनाए रखा है। एकनाथ शिंदे जी ने जो न्यूज आ रही है, ये चिंता का विषय है, हम ये मानते हैं। कल हमारी जो हार हुई है वो भी चिंता का विषय है। राज्यसभा में हमारा उम्मीदवार जो 6ठा उम्मीदवार हारा है, वो भी चिंता का विषय है। शिवसेना के कई ऐसे विधायक हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को एनसीपी और कांग्रेस के साथ खड़े होना नहीं देखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे भी वही ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चित्रा जी सुनिए, नहीं चित्रा जी, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, जब बाळा साहब, आदरणीय बाळा साहब जीवंत थे, जब वो जिंदा थे, उस वक्त बाळा साहब जब विधानसभा शिवसेना नहीं लड़ती थी, तब भी बाळा साहब कांग्रेस के साथ, एनसीपी जन्मी नहीं थी, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी और बाळा साहब ने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया है जब वो विधानसभा नहीं लड़ती थी। तो ऐसी बात नहीं है कि शिवसेना ने कभी भी, यानी कि हिंदुत्व को, पहले तो वो मराठी का उनका विषय रहा था, फिर हिंदुत्व लिया। डिप्टी सीएम मांगेंगे तो क्या करेंगे, दे देंगे? मैं आपको कह रहा हूं, बाळा साहब, आप इतिहास नहीं, एकनाथ शिंदे से बात चल रही है, उनको बुलाया, उनको मनाया जा रहा है। नाराजगी होती है, किस घर में नाराजगी नहीं होती, किस पार्टी में नाराजगी नहीं होती? क्या बीजेपी में नाराजगी नहीं है? बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले कितने मुख्यमंत्री बदले? आप बता, कर्नाटका में कितने मुख्यमंत्री तो बदले? आपका है ना, फिर अजित पवार की कुर्सी चली जाएगी, या फिर चाह रहे हैं आपकी उसमें बंटवारा हो जाए? नरेंद्र वर्मा जी, अगर वो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम चाहेंगे तो फिर एनसीपी कहां पर रहेगी? संगीत रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी, देखिए,
वो कह रहे हैं मना लिया जाएगा तीनों सबको। पक्ष मिलकर बीजेपी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जो रौनक आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तीनों पक्ष रागी आघाड़ी साहब, के बैठ के हमारी नहीं, जो नहीं। कोऑर्डिनेशन हमारी जो कोऑर्डिनेशन चित्रा जी। कमेटी है हाँ। वो बैठ के तय करेगी। ठीक है संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैं कोई राजनीतिक प्राणी नहीं हूं किसी पार्टी से, लेकिन मैं एक विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा। देखिए, शिवसेना और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें दोनों में बड़ा अंतर है। जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनके लिए वैचारिक अधिष्ठान महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण था। और शिव सैनिक में आप देखेंगे कि शिव सैनिक कि हिंदुत्व के विचारों से प्रेरणा लेकर के सर्वस्व निछावर करने की जो मनोकामना है वो शिव सैनिक के अधिष्ठान थे। वो कोई किसी एक बाला साहब ठाकरे के प्रति उनका सर्वस्व समर्पण था, लेकिन किसी खानदान के प्रति समर्पण हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण था। और बाला साहब के जो सुपुत्र हैं या प्रपौत्र हैं, उनमें वो चीजें है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि जो कुछ आप सोचिए कि कोई बाला साहब ठाकरे होते जी। और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर जिस प्रकार की टिप्पणी शिवसेना के तरफ से आई है, वो सारे हिंदुत्व के सारे मानने वाले को, हिंदुत्व के विचार वाले को मानने वाले के लिए वो शर्म की घड़ी होगी। ठीक है, लेकिन अब शिंदे साहब से पलट कर पूछना चाहिए ना, ये जो हिंदुत्व की विचारधारा आपकी आज इतने सालों बाद जागृत क्यों हुई है? 2.5 साल पहले जब मंत्री पद ले रहे थे तो क्या उस समय हिंदुत्व आपको याद नहीं आया? जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए जा रही थी। वर्मा जी, मैं सही करती हूँ, नरेंद्र वर्मा जी की आवाज ठीक कीजिए आप। मैं सीधे दीपक झा जी आपके पास आते हुए, दीपक झा जी, मुश्किलों में तो डाल दिया है ना, मतलब एक तरह से शीर्षासन करा दिया है सत्ता का एकनाथ शिंदे ने, मुश्किलों में तो डाल दिया है आप लोगों को। और आगे मुश्किल तो बनी हुई है कि सरकार रहेगी, बचाएंगे कैसे? चित्रा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, जल्दी से दुरुस्त कीजिए और तब तक उनकी आवाज डाउन कीजिए नरेंद्र वर्मा जी की। दीपक झा आवाज दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे बुलाई है सांसदों की बैठक। अपने सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं उद्धव ठाकरे। जिस तरह की मुश्किल भरी परिस्थिति इस वक्त पैदा हो गई है शिवसेना के सामने, अपने सत्ता में वो कैसे आएगी? लेकिन इसमें आपके विधायक साथ देने बीजेपी का क्यों चले जाते हैं, ये सवाल भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना। अगर ये 25, 26, 27 विधायक बताए जा रहे हैं तो इनको भी तो गुजरात मिला था जो बीजेपी का गढ़ है 3 दशक से, जहां पर किसी और का पत्ता नहीं हिलता है। तो आपके विधायकों ने भी तो उनका गढ़ ही चुना ना अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरे जो कलीग पैनलिस्ट ने कहा कि भाई बाला साहब का हिंदुत्व का जो नारा था वो लेके चले, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी बनी है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, पहली बात। और बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है। बीजेपी सत्ता के बाहर, क्योंकि उनके 106 विधायक है, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। वो किसी भी परिस्थिति में सत्ता में आना चाहते हैं और वो इस सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को समय समय पर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और मैं एक बता दूं चित्रा जी आपको, पैसे का इतना बड़ा खेल हुआ है, इतना बड़ा खेल कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। शिवसेना के विधायकों ने पैसा ले लिया बीजेपी से। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी की पूरी शिवसेना के विधायकों ने पैसा ले लिया है बीजेपी से और पैसा लेकर जाकर बीजेपी अभी ये तो गुजरात में बैठ गए हैं। ये मंथन महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष जो है, घटक दल है, ये आत्मचिंतन कर रहे हैं कि फिर वो कांग्रेस की बात हो, शिवसेना की बात हो, हर जगह इन्होंने प्रलोभन इतना बड़ा दिया है और उसके बाद केंद्र की जो जांच एजेंसियां का जो डर दिखाकर उन्होंने ये पिछले 7 सालों तो से आपको बाकी विधायकों पर नजर रखनी पड़ेगी और पूरा हिंदुस्तान। नरेंद्र वर्मा जी, यहाँ पर दल बदल का कानून लागू होगा, इस वजह से इन लोगों को लेकर बहुत सहज स्थिति में अभी भी बीजेपी नहीं है, लेकिन बाकी विधायकों पर भी नजर रखनी होगी। कुल 37 आ गए तो फिर तो आप लोगों का सिक्का नहीं चलेगा यहाँ पर, तो मुश्किल की घड़ी है आप लोगों के लिए। देखिए मैं कहता हूं, जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है चित्रा जी,
जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, राज्यसभा इलेक्शन जो का चुनाव हुआ 10 दिन पहले, वहां भी हमारा जो स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा वोट हमें मिले, और कल का जो चुनाव हुआ वहां पे भी हमारा जो स्ट्रेंथ था उससे हमको ज्यादा वोट मिला है। हाँ। हमारे मित्र पक्ष में कहां पे गणित गड़बड़ा गया, हाँ। उस पे मंथन चल रहा है और इन्हें उस पे आत्म परीक्षण हो रहा है और वो हम देखेंगे। मतलब एनसीपी तो सेफ जोन में है, और सब सेफ जोन में तो है भी ना। ये हमारे बीजेपी की सरकार एनसीपी के नेता बनवा देते हैं, हाँ जी, तो कभी 24 घंटे में पलटकर शिवसेना की सरकार बना देते हैं। तो आपके दोनों हाथों में तो लड्डू है ही, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि फिलहाल हम तो सेफ जोन में हैं, हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनमें कहां कमी हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। संगीत रागी जी, जल्दी से इस पर आपका जवाब। चित्रा जी, एक याद रखिए चित्रा जी, बोलिए शिवसेना के बारे में मुंबई में आप नहीं जाएगी। आपने जो दोनों हाथों में लड्डू की बात कही है, मैं उसका खंडन करना चाहूंगा। सर, मैं तो 2019 याद दिला रही थी जब अजित पवार ने सरकार बनवा दी थी देवेंद्र फडणवीस की, रातों रात, कि जब से बीजेपी मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं कि कोई प्रलोभन दे भी रहा है, एनसीपी बनी सामने है, वाला जो समय पर यह कहा गया है कि भाई एनसीपी बीजेपी के साथ जाएगी, एनसीपी बीजेपी के पास जाएगी, लेकिन शरद पवार जी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। ठीक है, आपको बता दूं, ठीक है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उस वक्त किसी, ठीक है सर, अब बाबरी मस्जिद पे नहीं जाते हुए महाराष्ट्र पे ही रहते हैं। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन वहां पर पलटासन शुरू हो चुका है। क्या अपने विधायकों को वापस बुला पाने में शिवसेना कामयाब रहेगी? शाम 7 बजे जब अपने सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे